वेलकम बैक क्लास। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ लिया था कि हमने रदरफोर्ड के गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ लिया था और उससे पहले हम जे जे थॉम्सन मॉडल भी पढ़ चुके थे। दो चीज़ और उससे पहली क्लास में हमने जॉन डाल्टन का जो एटॉमिक मॉडल था वो तीन चीज़ें डिस्कस कर ली थी। आज हमारा एटॉमिक थ्योरी का जो लास्ट पोर्शन है हाइपोथेसिस ऑफ नील्स बोहर वो हम पढ़ेंगे और इसके साथ ही ये एटॉमिक थ्योरी वाला जो पोर्शन है इस चैप्टर का वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं हाइपोथेसिस ऑफ नील्स बोहर। ओके, रदरफोर्ड के मॉडल की जो क्या ड्रॉबैक थी, पहली बात तो ये कि वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। स्टेबिलिटी क्या कि जैसे इलेक्ट्रॉन जो था वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था और उस चक्कर के दौरान क्या हो रहा था, उसकी एनर्जी एमिट होती और वो लास्ट में आकर के न्यूक्लियस में मिल जाता। तो ये जो चीज़ थी ये तो एटम की स्टेबिलिटी के उनको एक्सप्लेन नहीं कर सका था। तो एक तो उस चीज़ को दूर करना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, और न्यूक्लियस के बारे में भी कुछ चीज़ें क्लियर करनी थी कि न्यूक्लियस में क्या चीज़ें होती है, वो कहाँ पोजीशनड होता है, तो वो सारी चीज़ें क्लियर करनी थी। तो उसके लिए हाइपोथेसिस ऑफ नील्स बोहर हम पढ़ते हैं। सबसे पहली बात और ज़रूरी बात कि नील्स बोहर की जो भी सारी नील्स बोहर की जो भी सारी रिसर्च रही या जो भी सारी डिस्कवरी रही वो केवल उन्होंने हाइड्रोजन के लिए की। इनकी पूरी रिसर्च जो थी वो केवल हाइड्रोजन के बारे में थी और इन्होंने हाइड्रोजन की स्टडी करके उसके स्पेक्ट्रम की और उसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और उसको एक्सप्लेन किया और उसके बाद उन्होंने उस थ्योरी को जनरलाइज करने की कोशिश करी। तो सबसे पहली बात क्या कि नील्स बोहर का जो हाइपोथेसिस है वो किस एटम पर की गई, किस पे रिसर्च की गई, वो सारी हाइड्रोजन की, उसका स्पेक्ट्रम और उसका स्ट्रक्चर ये सब ऑब्जर्व करने के लिए केवल हाइड्रोजन एटम पे की। इस हाइपोथेसिस की सबसे पहली बात पढ़ते हैं हम। जैसे रदरफोर्ड मॉडल में हमने पढ़ा था कि एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हम ये पढ़ेंगे कि क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो एटम होता है उसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। सेंटर ऑफ एटम उसको क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस में क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स। ठीक है, तो पहली बात क्या है कि एटम के सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा और इस न्यूक्लियस में क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स वहाँ पर होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद दूसरी चीज़ क्या कि वहाँ पे रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते, तो ये भी यहाँ पे भी है। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। वहाँ रदरफोर्ड में और बोहर में एक माइन्यूट सा डिफरेंस है। उन्होंने कहा था कि चारों जो सर्कुलर पाथ है उसमें चक्कर लेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे फिक्स्ड सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स रेडियस। क्या मतलब हुआ इस बात का कि इलेक्ट्रॉन चक्कर तो लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ इवॉल्व होंगे, किसके, न्यूक्लियस के, लेकिन उनका पाथ जो है वो फिक्स पाथ रहेगा और उस पाथ की क्या होगी, रेडियस भी फिक्स रहेगी। वो उस पाथ में ही चक्कर लगाएंगे, वो ना तो उससे न्यूक्लियस की तरफ पास में आएंगे वो ना वो न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, वो उसी फिक्स पाथ में मूव करेंगे। और इनकी एनर्जी भी, जो ये फिक्स सर्कुलर पाथ है, इनकी एनर्जी जो भी है, एनर्जी भी क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। ठीक है, और इन फिक्स सर्कुलर पाथ्स को उन्होंने क्या नाम दिया, ऑर्बिट, या क्या कहेंगे उसको हम, शेल। ये दो नाम, या इसको एक और नाम दिया उन्होंने, एनर्जी लेवल। ठीक है, तो ये जो फिक्स सर्कुलर पाथ्स है, इन फिक्स सर्कुलर पाथ्स को उन्होंने क्या नाम दिया, ऑर्बिट, शेल या एनर्जी लेवल। ठीक है, इनकी रेडियस क्या रहेगी, फिक्स रहेगी और ये क्या करेंगे, न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व होंगे। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार देखते हैं डायग्राम से।
जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या है, इन शेल्स को क्या करते हैं हम, इन शेल्स को या ऑर्बिट्स को हम आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन, ठीक है। और स्मॉल एन वो क्या होगा, नंबर से डिनोट करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, ये फर्स्ट हो गया, n बराबर 2, n बराबर 3 और n बराबर 4। इनको ये हम दूसरे नाम, उनके भी हमने दूसरे नाम रखे, जैसे फर्स्ट को हमने कहा कैपिटल के, सेकंड को कहा कैपिटल एल, फिर कैपिटल एम और कैपिटल एन। ये चार नाम हमने क्या रखा कि इस तरीके से इन ये जो एनर्जी लेवल्स थे इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका निकाला कि किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, स्मॉल एन से, और वो नंबर क्या धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, जो सबसे पास होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी और जो सबसे दूर होगा उसकी एनर्जी। तो फोर्थ पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा कि जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एनर्जी की भी क्या बढ़ती जाएगी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ता जाएगा, जैसे नंबर ऑफ शेल मतलब फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो जैसे जैसे हम, या फिर हम क्या कह सकते हैं इसको, और डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ शेल, जैसे जैसे ये क्या होगी, ये डिस्टेंस बढ़ेगी या शेल का नंबर जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे ही ये नंबर बढ़ता जाएगा, तो वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी न्यूक्लियस से, जो जितना दूर होगा तो उसकी एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, उसकी एनर्जी भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। तो 4 पॉइंट पढ़ लिए हम तक हमने। पहली चीज़ तो क्या कि सेंटर में क्या होता है, एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं किसके चारों तरफ, अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड एनर्जी पाथ्स। फिक्स एनर्जी पाथ्स, फिक्स सर्कुलर पाथ्स जो होंगे वो फिक्स, उनकी रेडियस भी क्या होगी, फिक्स होगी। इन फिक्स को क्या कहेंगे हम, ऑर्बिट कहेंगे, शेल कहेंगे, एनर्जी लेवल कहेंगे, ठीक है। इनकी एनर्जी क्या होगी, फिक्स होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि इन शेल्स को हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, स्मॉल एन से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, जिनको हम रेस्पेक्टिवली क्या कह सकते हैं, कैपिटल के, कैपिटल एल, कैपिटल एम और कैपिटल एन। और उसके बाद क्या कि जैसे जैसे न्यूक्लियस शेल की डिस्टेंस जो है वो न्यूक्लियस से बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगी, उसकी उस सर्कुलर पाथ की एनर्जी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे हम देखते हैं कि ये तो 4 पॉइंट हो गए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो घूमते हैं इन सर्कुलर पाथ्स में, उनके लिए कोई कंडीशन है क्या, तो हम उस कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं। पांचवी चीज़ है कि वही इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr, वो क्या होना चाहिए, h/2π का मल्टीप्लाई होना चाहिए, कंप्लीट मल्टीप्लाई होना चाहिए। कैसे, पहले इन चीज़ों को समझ लेते हैं। ये क्या है, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक बात। r क्या है, रेडियस ऑफ शेल, कि भाई जिस शेल में वो घूम रहा है, जिस पर्टिकुलर पाथ में वो घूम रहा है उस शेल की रेडियस क्या है, उसकी रेडियस को क्या कहेंगे हम, r। h होता है प्लांक कांस्टेंट, h क्या होता है, प्लांक्स कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, जिनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। तो इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट होती है। प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू ये होती है और पीछे उसकी यूनिट h हो गया। n क्या है, एक नंबर है। n किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ शेल, कि कौन सा नंबर का शेल है या कौन सा एनर्जी लेवल है, ठीक है। 2 और पाई क्या है, दोनों कांस्टेंट, उनकी वैल्यूज हमको पता ही है। तो क्या होना चाहिए कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी सर्कुलर पाथ्स में, सर्कुलर पाथ्स कौन सा होगा, nवे सर्कुलर पाथ में,
इस सर्कुलर पाथ में तभी घूम सकेगा जब उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर जो है वो h/2 का क्या हो, कंप्लीट मल्टीप्लाई हो, क्या हो, कंप्लीट मल्टीप्लाई हो। ठीक है, इस बात को समझ में आ गया कि भाई इसमें ये जो हमने ये वेरिएबल्स लिए, इन वेरिएबल्स का मतलब समझ में आता है। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये फिक्स वैल्यू है, वी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डिपेंड करता है कौन सा इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। रेडियस ऑफ द शेल कौन सा रेडियस है, ठीक है। एच प्लांक कांस्टेंट इसकी वैल्यू फिक्स होती है। नंबर ऑफ शेल, हम कौन से शेल की बात कर रहे हैं। तो ये बात क्लियर है कि भाई कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी फिक्स एनर्जी लेवल में तभी मूव करेगा जब उसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो, h/2 का कंप्लीट मल्टीप्लाई हो, या हम यह कह सकते हैं एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर हो, NH/2 के बराबर हो, तभी वो इलेक्ट्रॉन उसमें क्या कर सकता है, उस फिक्स ऑर्बिटल में मूव कर सकता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ हम शायद पूछने में आ रही होगी कि ये कैसे आ गया साहब, कि ये h की यूनिट ये हमने कैसे निकाली। तो चलिए देखते हैं एक बार इसको, कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है MVR = NH/2, ठीक है। m मतलब क्या होता है, चलिए देखते हैं। इसमें हमको किसकी निकालनी है, h की यूनिट निकालनी है। n क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। संख्या होती है, नंबर होता है ये तो 1 2 3 4 जो एनर्जी नंबर का शेल है उसकी इसकी कोई यूनिट होती नहीं। 2 एक नंबर फिक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू नहीं होती h। तो h की जो हमको ये निकालनी है यूनिट, वो कैसे निकलेगी। m के मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और इसकी रेडियस की क्या होती है, मीटर। तो h की यूनिट क्या गई, किलोग्राम, ये क्या है, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो गया, सेकंड। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये क्या हो गई, प्लांक कांस्टेंट की यूनिट हो गई। ठीक है, इस तरीके से हम और भी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एंगुलर मोमेंटम किसका, नील्स बोहर के एंगुलर मोमेंटम हो गया। इसमें क्या था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन तभी उस सर्कुलर पाथ में मूव कर सकेगा जब जिसका क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम जो है NH/2 के बराबर हो। ये क्लियर हो गया चीज़। चलिए इसके आगे की बात करते हैं। अभी हमने सेकंड पॉइंट में एक चीज़ डिस्कस करी थी कि कोई भी जो एनर्जी लेवल है या शेल है उसका क्या होगा, उसकी एनर्जी जो है वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। सेकंड पॉइंट में पढ़ा था एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। ठीक है, तो एनर्जी फिक्स्ड होने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब केवल कि अगर किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। वो उसकी ना एनर्जी ना तो बढ़ेगी ना ही घटेगी, जब तक कि उसको एक्सटर्नली कहीं से ना तो उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा रहा है ना उसको एनर्जी दी जा रही है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो किसी भी सर्कुलर पाथ में क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, वो अपने आप चेंज नहीं होती है। अब जब हम किसी एक्सटर्नल सोर्स से उसकी एनर्जी को जब चेंज करते हैं तो क्या होता है कि अगर आप उसको एनर्जी देंगे, ठीक है, तो इसको ऐसे डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन है, इसको हमने कहीं बाहर से एनर्जी दी। ठीक है, अब हम एक तो चीज़ ये जानते हैं कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे इनकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो इसकी एनर्जी मान लो कुछ कम रही होगी, जैसे मान लीजिए इसकी एनर्जी मान लीजिए 13 है, EV है, ये 15 EV है, ये 17 EV है और ये 19 EV, इस तरीके से। EV क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ एनर्जी का कुछ यूनिट है, ये हम बाद में पढ़ाएंगे। खैर, तो पर फिलहाल अभी ऐसे समझते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को कुछ ऊर्जा दी गई, कुछ एनर्जी मिली इसको कहीं बाहर से। तो एनर्जी मिलने से क्या हुआ, इसकी एनर्जी बढ़ेगी, बढ़कर जब इसकी एनर्जी अगर 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी तब ये इसमें चक्कर नहीं करेगा, ये कहाँ से चला जाएगा, अपने से ऊपर हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब क्या करता है, एनर्जी गेन करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो वो एनर्जी गेन करके क्या करता है, अपने से ऊपर वाले हायर एनर्जी लेवल में या शेल में चला जाता है। और इसका जस्ट उल्टा है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपने में से एनर्जी इमिट करता है, एनर्जी क्या करता है, इमिट करता है, तो एनर्जी इमिट करेगा तो क्या होगी, इसकी एनर्जी कम होगी तो ये कहाँ आ जाएगा, अपने से नीचे वाले एनर्जी लेवल में आ जाएगा। तो तीन चीज़ें हैं यहाँ पर। तो पहली बात तो क्या है, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को अगर आप एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी नहीं दे रहे हैं तो वो क्या करता रहेगा, लगातार उसी सर्कुलर पाथ में घूमता रहेगा और उसकी
एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होगा। दूसरी बात क्या कि अगर आप कोई इलेक्ट्रॉन जो है अगर कहीं से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या चल जाता है, अपने से हायर एनर्जी लेवल या एनर्जी शेल में चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, और वो क्या, अगर कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी इमिट करता है, एनर्जी अपने से बाहर निकालता है, तो एनर्जी इमिट होने से क्या होगा, वो अपने से नीचे वाले एनर्जी लेवल में चला जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे तो ये जो गेन करने वाला है ये 7 पॉइंट मान लीजिए, ये और इसको 8 पॉइंट मान लीजिए। तो इस तरीके से हो गया ये। ठीक है, चलो अब आगे क्या है कि इसके बाद क्या हुआ कि ये तो हमारे इसके सारे पोस्टुलेट्स हो गए। ठीक है, अब वो एक बात और, हमने एक शब्द पढ़ा था स्पेक्ट्रम, पिछले क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी इलेक्ट्रॉन ये अपने से हायर एनर्जी लेवल में या लोअर एनर्जी लेवल में जाता है, तो हमने क्या करा था कि कुछ लाइंस बनती हुई दिखाई देती है। क्या होती है, कुछ लाइंस बनती हुई दिखाई देती है। अगर आप किसी माइक्रोस्कोप से देखें, जो बहुत ही ज़्यादा, जिसकी पावर बहुत ज़्यादा हाई हो, अगर उससे देखेंगे तो क्या होगा कि हमको क्या दिखाई देगी, कुछ लाइंस दिखाई देगी, उनको क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। तो क्या मतलब है, लास्ट 9th पॉइंट क्या हो जाएगा कि स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन। कब होता है स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन, जब भी क्या होता है, कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने एनर्जी लेवल से किसी दूसरे एनर्जी लेवल में जाए, या तो वो अपने से हायर में जाए या अपने से लोअर में जाए, तो वो क्या करेगा, एक स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन करेगा, जो इसके स्पेक्ट्रम हमको ये दिखाई देता है। ये डायग्राम आपको डिटेल से उधर साइड में नोट्स में मिल जाएगा, तो इनकी आराम से देख के कल पढ़ लीजिएगा, कोई इशू है नहीं इसमें। और चलिए, ये तो हो गया हमारा हाइपोथेसिस ऑफ नील्स बोर। जैसे भाई इसमें जो रदरफोर्ड में कुछ एक स्टेबिलिटी वाली प्रॉब्लम थी, उस चीज़ को यहाँ पे दूर किया गया कि भाई जो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसकी एनर्जी फिक्स होती है इस तरीके से। ठीक है, अब इसके आगे क्या, ये तो उसका हाइपोथेसिस हो गया। तो इसमें क्या ड्रॉबैक्स थे, जैसे सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि हमने क्या कहा कि जब ये टॉपिक शुरू हुआ तो हमने कहा था कि ये इसकी सारी रिसर्च केवल किस पे थी, हाइड्रोजन पे थी। तो ये जितने भी इसने सारे एक्सपेरिमेंट किए, ये सारे क्या हाइड्रोजन पे ही लागू हुए। ये क्या करता है कि अब हम इसकी पढ़ते हैं लिमिटेशंस, इसमें क्या कमी रह गई थी इस मॉडल में, उन कमियों को एक बार देखने की कोशिश करते हैं। लिमिटेशंस क्या है, पहली चीज तो ये क्या है कि मोर देन वन इलेक्ट्रॉन जिसमें भी एटम हैविंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन could not be explained। मतलब क्या हुआ, स्ट्रक्चर ऑफ उस एटम की स्ट्रक्चर को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, जिसमें क्या था कि एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन थे। समझ में आई बात। तो यहाँ पे इसकी लिमिटेशन क्या है, जैसे हमने जब ये टॉपिक शुरू किया था तो सबसे पहली चीज़ हमने यहाँ क्या देखी थी कि इनकी सारी रिसर्च जो थी वो हाइड्रोजन पे ही थी। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन पे रिसर्च थी सारी, तो इसका क्या मतलब है कि ये हाइड्रोजन में क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ठीक है, प्रोटॉन भी एक ही होता है और इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसे पीरियोडिक टेबल का एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें क्या दिक्कत थी कि ये जो इन्होंने जो स्पेक्ट्रम ये जो भी अपना हाइपोथेसिस दिया था, ये केवल हाइड्रोजन पे ही लागू हुआ, इसके इधर किसी और एटम पर ये चीज़ लागू नहीं हुई। तो पहली ड्रॉबैक क्या था कि ये केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले ही एटम के बारे में एक्सप्लेन कर सका, मतलब हाइड्रोजन के बारे में एक्सप्लेन कर सका। एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स के बारे में ये कोई भी जानकारी हमको नहीं बता सके। दूसरी चीज़ क्या, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर सके थे। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल बाय एटम्स। ठीक है, तो इसका क्या मतलब, हमको पता है मॉलिक्यूल कैसे बनता है, जब भी दो या दो से ज़्यादा एटम क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं।
तो बहुत एटम से मॉलिक्यूल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उस चीज़ को ये नील्स बोहर जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। और तीसरी और अंतिम जो इनकी ड्रॉबैक था या लिमिटेशन कह लीजिए, वो लिमिटेशन क्या थी कि इन्होंने कहा स्पेक्ट्रम तो बनता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन वो स्पेक्ट्रम इन्होंने कहा कि लीनियर बनता है। इन्होंने कहा कि लीनियर स्पेक्ट्रम होता है, जबकि वो लीनियर नहीं होता है। वो जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो हमें डिवाइडेड मिलता है। डिवाइडेड कैसे मिलता है, मतलब डिवाइडेड स्पेक्ट्रम होता है। जब आप उसको हायर पावर वाले माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसकी पावर क्या होती है, वो डिवाइडेड होती है। तो लीनियर स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है कि जैसे ये एक लाइन है तो ये पूरा एक ही डेंस मिलेगा आपको पूरा, ठीक है, इसमें कोई भी आपको बीच में कोई गैप नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं, ये पूरा डार्क, मतलब केवल एक ही स्लिट दिखाई दे, केवल एक ही पट्टी जिसको आप कह सकते हैं वो दिखाई। और डिवाइडेड का मतलब क्या, ये इस तरीके से दिखाई दे। तो नील्स बोहर ने तो कहा कि जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो लीनियर होता है, जबकि ऐसा नहीं होता। जो हमें, अगर आप उसको हायर पावर के माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो कैसा होता है, डिवाइडेड स्पेक्ट्रम हमको मिलता है। तो ये तो थी नील्स बोहर का हाइपोथेसिस कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ हमारी एटॉमिक थ्योरी का जो फर्स्ट पोर्शन है, 3 पोर्शन किए थे हमने इसके, एटॉमिक थ्योरीज, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक एलिमेंट्स, और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। ये 3 चीज़ें थी। उसमें से पहला पोर्शन जो एटॉमिक थ्योरी वाला है वो यहाँ पे आज हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन जो मैक्सिमम पूछे जाते हैं वो रदरफोर्ड और इसमें से पूछे जाते हैं नील्स बोहर में, ये थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ाई करें, स्वस्थ रहें।